क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे स्मार्ट सोच सकते हैं, समस्याएं बेहतर हल कर सकते हैं और ज्यादा साफ निर्णय ले सकते हैं? आज हम मैथ्यू एलन की किताब स्मार्ट थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, जो बताती है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में तर्क और गहरी सोच का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चाहे आप बेहतर फैसले लेना चाहते हों, जटिल मुद्दे समझना चाहते हों या समस्या सुलझाने में माहिर होना चाहते हों, यह सारांश आपको जरूरी जानकारी देगा। मेरे साथ रहिए, जैसे हम उन तरीकों को जानेंगे जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। जोड़ना तर्क में मुख्य प्रक्रिया। एक कथन एक वाक्य है जो कोई विचार या भावना व्यक्त करता है। इन कथनों को दावा कहा जाता है जब उन्हें जांचा जा सकता है कि वे सही हैं या गलत। जैसे, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, एक दावा है क्योंकि इसे सही या गलत साबित किया जा सकता है। दूसरी ओर, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है जैसा सवाल दावा नहीं है, क्योंकि यह सही या गलत साबित होने वाली स्थिति नहीं लेता। मूलतः दावे ऐसे कथन हैं जो किसी बात को सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दावे तर्कों में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे निष्कर्ष का समर्थन कर सकते हैं। जब कोई दावा दूसरे दावे या निष्कर्ष को समर्थन देता है, उसे दावा आधार कहते हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कई दावों को अक्सर तार्किक क्रम में जोड़ा जाता है। किसी तर्क प्रक्रिया को समझने की कुंजी है उसे छोटे जुड़े दावों में तोड़ना। आइए एक उदाहरण देखें। कोई व्यक्ति अपने दोस्त को सावधानी से गाड़ी चलाने को कहता है क्योंकि सड़क गीली है। इस तर्क को दो दावों में बांटा जा सकता है। पहला, सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह, और दूसरा, सड़क के गीली होने का तथ्य। पहला वाक्य निष्कर्ष है जबकि दूसरा एक समर्थक दावा है। इसे तोड़कर देखने से कथन के पीछे का तर्क अधिक स्पष्ट हो जाता है। तर्क को छोटे हिस्सों में बांटने की यह विधि हमें सोच प्रक्रिया समझने में मदद करती है, खासकर जटिल मामलों में जहां संबंध तुरंत स्पष्ट न हो। इस विचार पर आगे बढ़ते हुए, दोस्त को सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए क्योंकि सड़क गीली है। सड़क गीली क्यों है? दरअसल कल रात बारिश हुई थी। गीली सड़कें अक्सर फिसलन भरी होती हैं और ऐसी सड़कों पर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। जब हम इन विचारों को जोड़ते हैं तो तर्क और भी स्पष्ट और मजबूत हो जाता है। दावों को छोटे हिस्सों में बांटने से हम देख पाते हैं कि हर टुकड़ा अगले को कैसे समर्थन देता है, जो एक तार्किक प्रवाह बनाता है। इस मामले में सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह इस समझ से मजबूत होती है कि गीली सड़कें खतरनाक हैं, और यह तर्क स्वाभाविक रूप से एक दावे से दूसरे में बहता है। अधिक प्रभावी तर्क एक, स्पष्ट दावे। ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहला कदम है मजबूत दावे रखना। अच्छे दावे मजबूत नींव पर बनाए जाते हैं और सावधानी से तैयार किए जाते हैं। एक अच्छा दावा नियमों का पालन करता है ताकि संदेश स्पष्ट हो। मजबूत विश्लेषण के लिए दावे स्पष्ट होने चाहिए और जरूरी शब्द दोहराए जा सकते हैं। यह जरूरी है कि कुछ भी अनकहा या अस्पष्ट न रहे। दर्शकों के लिए दावा करते समय संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अच्छे दावों में वातावरण और श्रोताओं का ध्यान रखना चाहिए। अपने दर्शकों और उनकी अपेक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है। कुछ शब्दों का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। हमें पता होना चाहिए कि दर्शक इन शब्दों को कैसे समझ सकते हैं। इससे हम अपने संचार पर नियंत्रण कर अपना तर्क बेहतर रख सकते हैं। मजबूत दावे तीन आधारों पर बनते हैं: स्वयं स्पष्ट, अधिकार संदर्भित या तर्क आधारित। स्वयं स्पष्ट या वे जो स्वस्पष्ट दावे वे हैं जो साफ दिखते हैं और जिन्हें और सबूत की जरूरत नहीं होती। वे जटिल तर्कों का आधार बनाते हैं। जैसे, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, एक स्वस्पष्ट दावा है क्योंकि इसे आसानी से देखा जा सकता है। अधिकार पर आधारित दावे भी तर्क में उपयोगी हो सकते हैं। ये दावे किसी और व्यक्ति या संस्था के काम या विशेषज्ञता पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर वे उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या अधिकारी का हवाला देते हैं। अगर आप खुद विशेषज्ञ हैं तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल दावा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा पहले के तर्कों से भी दावों को समर्थन मिल सकता है। तर्क बनाते समय आप ऐसे दावे भी शामिल कर सकते हैं जो ठोस तर्क पर आधारित हों। इससे आप एक मजबूत ढांचा बनाते हैं जहां हर दावा तार्किक रूप से जुड़ा होता है, जो पूरे तर्क को
अधिक प्रभावी बनाता है। आइए एक उदाहरण देखें कि कैसे अलग अलग तरह के दावे मिलकर काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप यह तर्क देना चाहते हैं कि जलवायु बदल रही है। आप नासा और अन्य वैज्ञानिक संगठनों की रिपोर्टों का हवाला दे सकते हैं। साथ ही आप बर्फ पिघलने और बढ़ते तापमान जैसे दिखाई देने वाले तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। अगर आप जलवायु वैज्ञानिक हैं, तो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बताने के लिए मानवीय गतिविधियों के प्रभाव वाले अध्ययनों का उपयोग कर सकते हैं। इन विभिन्न दावों को जोड़कर आप एक तार्किक तर्क बनाते हैं। परिणाम एक मजबूत, अधिक प्रेरक मामला है जो दर्शकों को अधिक स्वीकार्य होगा। अधिक प्रभावी तर्क 2। अब जब हमने बेहतर दावे बनाना सीखा है, तो अगला कदम है उन्हें प्रभावी ढंग से जोड़ना। पहले की तरह दावों के बीच मजबूत संबंध बनाने का पहला कदम उनके संदर्भ पर विचार करना है। जो तर्क स्वतः स्पष्ट नहीं है, उन्हें अन्य दावों से समर्थित किया जाना चाहिए ताकि पूरा विचार स्पष्ट हो। अगर किसी दावे का निष्कर्ष से सीधा संबंध नहीं दिखता, तो उसे एक फ्रेमिंग आधार से समर्थित करना चाहिए। फ्रेमिंग आधार एक ऐसा कथन है जो दावे से पहले संदर्भ देता है, खासकर जब दावे का निष्कर्ष से संबंध स्पष्ट न हो। यह तर्क को अधिक स्पष्ट और सुसंगत बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए इस परिदृश्य पर विचार करें। मान लीजिए कोई कह रहा है कि कंपनियों को दूरस्थ कार्य तकनीकों में अधिक निवेश करना चाहिए। यह निष्कर्ष है। इस दावे के समर्थन में वे एक रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं जो कहती है, एक प्रमुख शोध फर्म के अनुसार दूरस्थ कार्य विकल्प वाली कंपनियों की उत्पादकता बढ़ी है। इसके अलावा तर्क देने वाला व्यक्ति कह सकता है कि वो एक एचआर सलाहकार हैं जिन्होंने कई संगठनों में इस रुझान को खुद देखा है। इस मामले में कंपनियों को रिमोट वर्क टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश करना चाहिए। यह दावा रिपोर्ट के नतीजों और वक्ता के अनुभव से समर्थित है। हालांकि ये सहायक बिंदु तभी मायने रखते हैं जब उन्हें सही तरीके से पेश किया जाए। अध्ययन और वक्ता की विशेषज्ञता का संदर्भ निष्कर्ष को ठोस तर्क से जोड़ने के लिए जरूरी है। अपने दावों के दायरे और उनकी निश्चितता के बीच तालमेल बिठाना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि दावे में इस्तेमाल की गई भाषा सबूत और दावे की सीमा को सही तरह से दर्शाए। उदाहरण के लिए, मान लें कोई कहता है, सभी कर्मचारी घर से काम करना पसंद करते हैं। यह निष्कर्ष गलत होगा अगर यह सिर्फ कुछ रिमोट वर्कर्स से बातचीत पर आधारित हो। एक बेहतर दावा होगा, कुछ कर्मचारी जिनसे मैंने बात की वे घर से काम करना पसंद करते हैं। बड़े सामान्यीकरण के लिए व्यापक सबूत चाहिए। बिना पर्याप्त समर्थन डेटा के सामान्यीकरण करने वाले दावे कमजोर हो सकते हैं। सामान्यीकरण यानी मान लेना कि कुछ एक बड़े समूह का प्रतिनिधि है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मजबूत सामान्यीकरण तभी किया जा सकता है जब पर्याप्त सबूत हों। फ्रेमिंग आधार दर्शकों को समर्थन दावों की आवश्यकता समझने में मदद करता है। हमें अपने दावों की सटीकता और दायरे के प्रति सचेत रहना चाहिए, जो ठोस सबूतों पर आधारित हों। तर्क के किस प्रकार होते हैं? दर्शन में तर्क को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क। इन प्रकारों को समझने से हम मजबूत तर्क बना सकते और दावों का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। इन दृष्टिकोणों में महारत हासिल कर हम अपने तर्क बेहतर समझा और दूसरों के तर्कों का मूल्यांकन कर सकते हैं। निगमनात्मक तर्क में दो या अधिक आधारों के तार्किक संबंध से निष्कर्ष निकाला जाता है। ये आधार जब जुड़ते हैं तो एक निष्कर्ष देते हैं जो सच होगा अगर आधार सत्य है। परिसर के बीच संबंध स्पष्ट नहीं लग सकता, पर गहराई से देखने पर निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से निकलता है। उदाहरण के लिए इस परिदृश्य पर विचार करें। सारा 18 साल से छोटी है और ज्यादातर देशों में 18 से कम उम्र के लोग वोट नहीं दे सकते, इसलिए सारा वोट नहीं दे सकती।
इस तर्क में हम सारा की उम्र को मतदान उम्र के नियम से जोड़कर मतदान से संबंधित कर रहे हैं। हालांकि पहली नजर में सारा और मतदान का सीधा संबंध नहीं दिखता, निगमनात्मक तर्क इन्हें तार्किक रूप से जोड़ता है। लेकिन इस तर्क की प्रभावशीलता आधारों की सच्चाई पर निर्भर करती है। अगर एक आधार गलत हो, जैसे सारा कम मतदान उम्र वाले देश में रहती हो, तो निष्कर्ष गलत होगा। निगमनात्मक तर्क की ताकत इसकी निश्चितता में है। यदि आधार सत्य हैं, तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। दूसरी ओर आगमनात्मक तर्क अलग तरीके से काम करता है। पूर्ण निश्चितता के बजाय आगमनात्मक तर्क मौजूदा साक्ष्य पर आधारित संभावित निष्कर्ष देता है। यह तर्क विशेष टिप्पणियों से व्यापक पैटर्न का अनुमान लगाने देता है, पर निश्चित उत्तर नहीं देता, बल्कि यह संभावित या प्रशंसनीय बात की ओर इशारा करता है। एक अपराध की जांच करने वाले जासूस का उदाहरण लेते हैं। जासूस विभिन्न जानकारियां इकट्ठा करता है। एक गवाह का दावा है कि उसने अपराध स्थल के पास किसी को देखा। संदिग्ध का पीड़ित से विवाद था और उसका सामान पास में मिला। इन सबूतों से जासूस निष्कर्ष निकाल सकता है कि संदिग्ध दोषी है। हालांकि यह निष्कर्ष निश्चितता नहीं, संभावना पर आधारित है। नए सबूत संदेह को बदल सकते हैं या वहां संदिग्ध की मौजूदगी का अन्य कारण बता सकते हैं। इन दोनों तर्क प्रकारों में मुख्य अंतर उनकी निश्चितता में है। निगमनात्मक तर्क हमें ठोस निष्कर्ष देता है। अगर आधार सही हो तो निष्कर्ष सही होगा। इसके विपरीत आगमनात्मक तर्क संभावित निष्कर्ष देता है, पर गारंटी नहीं। आगमनात्मक तर्क अनिश्चितता में उपयोगी है, जहां हम सीमित जानकारी से अनुमान लगा सकते हैं। इन दोनों तर्क प्रकारों को समझना तर्क की मजबूती आंकने में मदद करता है। निगमनात्मक तर्क में गलत आधार पूरे तर्क को कमजोर कर सकता है। आगमनात्मक तर्क में जितने अधिक सबूत उतना मजबूत निष्कर्ष, पर नए सबूत हमेशा परिणाम बदल सकते हैं। दोनों तर्क प्रकार दर्शन और तर्कशास्त्र की नींव हैं। इन्हें समझकर हम अपनी सोच और तर्क क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। तर्कों के इन भेदों को जानना विचारों की दुनिया में स्पष्टता लाता है। विज्ञान, अनुसंधान, तर्क और विश्लेषण। कभी कभी हमें किसी विषय पर सटीक जानकारी चाहिए होती है। कई लोग सहज रूप से ऑनलाइन खोज करते हैं, अक्सर गूगल से शुरू करके। इंटरनेट पर इतनी जानकारी है कि एक जीवन में उसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सही तरीके से खोज और विश्लेषण करके हम भरोसेमंद जानकारी पा सकते हैं। पहला कदम है विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। यह तय करता है कि हम क्या खोज रहे हैं और अनावश्यक जानकारी को छांटने में मदद करता है। विषय स्पष्ट होने के बाद हम उपयोगी डेटा की खोज शुरू कर सकते हैं। विश्वसनीय जानकारी कई जगहों से मिल सकती है। विद्वानों के लिए अकादमिक सम्मेलन नए शोध प्रस्तुत करने का मंच है। अकादमिक पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण हैं, जो विशेषज्ञों के लिए शोध प्रकाशित करती हैं। दूसरी ओर लोकप्रिय पत्रिकाएं और लेख आम जनता के लिए होते हैं और उनमें अकादमिक स्रोतों जैसे विस्तृत प्रमाण नहीं होते। गहन और भरोसेमंद जानकारी के लिए शैक्षणिक स्रोत आमतौर पर लोकप्रिय मीडिया से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। जब हम नई जानकारी पाते हैं तो यह पूछना जरूरी है कि वह हमारे पूर्व ज्ञान से कैसे जुड़ती है। क्या यह सीधे हमारे विषय से जुड़ी है या यह ज्यादा सामान्य है? अगर सामान्य है तो हम इसे अपने विषय से जोड़ सकते हैं या कुछ विशिष्ट खोजते रह सकते हैं। जब हमें परस्पर विरोधी जानकारी मिले तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे एक स्रोत कहे इंटरनेट सेंसरशिप आसान है, जबकि दूसरा कहे यह लगभग असंभव है। यह जानकारी में विरोध का एक उदाहरण है। अगला कदम है पूछना कि क्या इस विरोध को सुलझाया जा सकता है। अगर नहीं, तो यह समझना जरूरी है कि दो स्रोत एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय क्यों रखते हैं। शोध में जानकारी को आमतौर पर दो तरह के स्रोतों में बांटा जाता है, सीधे और परोक्ष। सीधे स्रोतों में वो सब शामिल है जिसमें आप खुद शामिल रहे हैं, जैसे इंटरव्यू, निजी अवलोकन और खुद किए गए प्रयोग या सर्वेक्षण।
दूसरी ओर परोक्ष स्रोतों में न्यूज आर्टिकल, अकादमिक पेपर और दूसरों द्वारा किए गए सर्वे या अध्ययन शामिल हैं। लोग कभी कभी परोक्ष स्रोतों की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही संदर्भ में समझें तो वे भी काफी मूल्यवान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का भाषण एक सीधा स्रोत माना जाएगा, जबकि उस व्यक्ति की जीवनी एक परोक्ष स्रोत है। एक परोक्ष स्रोत का सही मूल्यांकन करने के लिए यह सवाल पूछना मददगार होता है: इसे किसने लिखा? ये कब लिखा गया? लेखक का मकसद क्या था और उनके क्या पूर्वाग्रह या मूल्य रहे होंगे? जानकारी जिस संदर्भ में तैयार की गई, उसे समझकर हम बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं कि अपने तर्कों या निष्कर्षों के समर्थन में इसका इस्तेमाल कैसे करें। जानकारी खोजने और उसका विश्लेषण करने का कौशल आवश्यक है। यह हमें विश्वसनीय जानकारी चुनने और ठोस साक्ष्य पर तर्क आधारित करने में मदद करता है। इससे हम बेहतर विचारक बनते हैं, जो अच्छे तर्क पहचान सकते और गलत तर्क से बच सकते हैं। मानव सभ्यता की नींव सवाल पूछने और जवाब खोजने पर टिकी है। जिज्ञासु होना हमारा स्वभाव है और सवाल पूछना तर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हर कदम पर सवाल पूछने चाहिए ताकि हमारा तर्क सही हो। जानकारी विश्लेषण और तर्क निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम खुद से पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न सेठ हमारे तर्क के उद्देश्य और संदर्भ से संबंधित है। हम तर्क क्यों कर रहे हैं और यह किसके लिए है? हमारे श्रोता कौन हैं और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे तर्क की परिभाषा क्या है और हम कैसा दृष्टिकोण अपनाएंगे? दर्शकों और संदर्भ को समझना हमारे तर्क प्रस्तुतिकरण को आकार देता है। अगला, हमें निष्कर्ष पर ध्यान देना चाहिए। हम किस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? इस निष्कर्ष का अर्थ, मुख्य विचार, मूल्य, दायरा और संभावना क्या है? क्या इसके किसी हिस्से को और व्याख्या की जरूरत है? यह निष्कर्ष इसी विषय के अन्य निष्कर्षों से कैसे जुड़ता है? सबसे महत्वपूर्ण, इस निष्कर्ष के लिए किस सबूत की जरूरत है? अब हम तर्क की ओर मुड़ते हैं। विश्लेषणात्मक ढांचा बनाने के बाद हमें दावों पर सवाल उठाने चाहिए। क्या किसी दावे को स्पष्ट करने के लिए परिभाषा चाहिए? क्या दावे सही हैं और निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से जुड़े हैं? क्या इन दावों की नींव मजबूत है? नहीं तो क्या जोड़ें? क्या दावे निष्कर्ष के दायरे का समर्थन करने के लिए काफी हैं? अंत में, इन सवालों के बाद हमें व्यापक संदर्भ पर विचार करना चाहिए। तर्क के लिए किस तरह की सोच अपनाई गई है? क्या कोई धारणा स्पष्ट कहने के बजाय निहित थी? क्या सभी दावे स्पष्ट और समझने में आसान हैं? हम सब ने कभी न कभी माइंड मैप का इस्तेमाल किया है, चाहे स्कूल प्रोजेक्ट हो या जटिल डेटा। माइंड मैपिंग योजना का एक रूप है। योजना बनाना जरूरी है क्योंकि इससे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे संबंध समझना आसान हो जाता है। योजना की संरचना अलग हो सकती है, पर मूल विचार एक ही रहता है। हम अक्सर विचारों के बीच संबंध दिखाने के लिए तीर या चिन्ह का उपयोग करते हैं। योजना बनाने का पहला कदम है सारी जानकारी और तर्कों को एक एक करके व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए, कॉलेज की पढ़ाई सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। ज्यादातर देशों में कॉलेज की पढ़ाई मुफ्त नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि कई इलाकों में रोजगार कम और गरीबी ज्यादा है। अच्छी नौकरी पाने के लिए कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है। कॉलेज अच्छी नौकरियों के लिए जरूरी कौशल सिखाता है। सर्वेक्षण दिखाते हैं कि कॉलेज पढ़े लोग बिना पढ़े लोगों से ज्यादा कमाते हैं। उच्च वेतन गरीबी कम करता और समाज का आर्थिक बोझ घटाता है। अब हम सीधे तरीके से तर्क का मसौदा तैयार कर सकते हैं। परिचय निष्कर्ष से शुरू होगा और मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएगा। मुख्य भाग पृष्ठभूमि देगा, फिर मूल तर्क पर जाकर हर बिंदु का विस्तार करेगा। हर कारण को कम से कम 2-3 पैराग्राफ से समर्थित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष में सब कुछ जोड़कर मूल तर्क को मजबूत करें और सही प्रश्नों से निष्कर्ष दोहराएं। हम ऐसे तर्क बना सकते हैं जो दर्शकों को आश्वस्त करें और उनका विश्वास जीतें। और यह था मैथ्यू एलन का स्मार्ट थिंकिंग।
हमने देखा कि तर्क और विश्लेषण कैसे समस्याओं के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। ये रणनीतियां आपको जीवन, करियर और समस्या समाधान में अधिक गंभीरता से सोचने में मदद करेंगी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सारांशों के लिए सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक स्मार्ट सोचते रहिए।